देश विदेश में दंगल गर्ल के नाम से विख्यात बबीता फोगाट जैसी बेटी पर हरियाणा ही नहीं पूरा देश गर्व करता है। लेकिन कृषि सुधार कानूनों के विरोधियों ने उन पर जिस तरह से हमला किया, गालियां दी, उससे दुनिया भर में हरियाणा का सिर शर्म से झुक गया है। कार में उनका नन्हा सा बच्चा भी था। आक्रमणकारियों ने इसका भी ध्यान नहीं दिया। हरियाणा जो बेटियों के सम्मान को लेकर संवेदनशील माना जाता है, वहां इस तरह की घटना का होना बहुत कुछ सोचने पर विवश करता है। जिसकी आंखों में मेडल जीतने पर खुशी के आंसू आते थे, उसकी आंखें आक्रमणकारियों के दुर्व्यवहार से भर आई। बबीता ठीक ही कह रही है कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करने वाले किसान नहीं है, वह उपद्रवी है। विचारणीय है कि बबीता ने जब कुश्ती प्रतियोगिताओं में मेडल जीते थे तो वह किसी एक वर्ग के लिए नहीं जीते थे, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए जीते थे। जैसा बबीता के साथ हुआ, कुछ वैसा ही फतेहाबाद के टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली के साथ भी हुआ। उनकी कार पर भी हमला किया गया, उनका निजी सचिव घायल हो गया। आंदोलनकारियों को विचार करना चाहिए कि क्या उनका आचरण उचित है। ऐसा कब तक चलेगा? पहले आप हिंसा करेंगे, फिर पुलिस स्थिति नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करेगी, तो आप कहेंगे शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने हमला किया। हिसार में ऐसा हो चुका है, लेकिन सरकार और पुलिस भी कब तक धैर्य रखेगी? पुलिस के जवान भी उसी समाज से आते हैं जिससे आप आते हैं। विधायक देवेंद्र बबली भी उसी समाज से आते हैं और बबीता फोगाट भी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जा सकता। शांतिपूर्ण विरोध आपका अधिकार है, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि कोई कोविड जैसी महामारी को रोकने के प्रयास में कुछ करने जा रहा हो तो आप उसकी कार पर हमला कर दे। यह बात गांठ बांध ले कि ऐसा करके आप स्वयं का और अपनी मुहिम का ही नुकसान कर रहे हैं। हाल में हुए 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस ने अपनी पराजय के कारणों पर गौर करने के बाद यह पाया कि गुटबाजी और गठबंधन उस पर भारी पड़े। यह निष्कर्ष उस अशोक समिति का है जिसका गठन यह पता लगाने के लिए किया गया था कि कांग्रेस को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पराजय का सामना क्यों करना पड़ा। देखना है कि इस समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है या नहीं, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में पराजय के कारण जानने के लिए गठित एके एंटनी समिति की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई और यह किसी को पता नहीं कि 2019 के लोकसभा चुनावों में हार की वजह जानने की कोई कोशिश की गई या नहीं। जो भी हो, यह लगता नहीं कि
कांग्रेस हार के कारणों पर ईमानदारी से मंथन करने के लिए तैयार है, क्योंकि यदि पार्टी में गुटबाजी थी तो फिर उसे दूर क्यों नहीं किया जा सका। क्या कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार इतना सक्षम नहीं कि वह अपने नेताओं की गुटबाजी दूर न कर सके। सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस 2 साल बाद भी नेतृत्व का मसला क्यों नहीं सुलझा पाई है। क्या कारण है कि सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने हुए अरसा बीत गया है और फिर भी पार्टी नए अध्यक्ष का चुनाव कराने की जरूरत नहीं समझ रही है। क्या नए अध्यक्ष के चुनाव में भी पार्टी की गुटबाजी आड़े आ रही है। कांग्रेस नए अध्यक्ष का चुनाव करने में जिस तरह नाकाम हो रही है उससे तो नेतृत्व की नाकामी ही रेखांकित हो रही है। यह एक तथ्य है कि किसी भी पार्टी में गुटबाजी पनपती है तो नेतृत्व की नाकामी के कारण ही। पहले तो कांग्रेस में गुटबाजी राज्यों के स्तर पर ही थी, लेकिन अब तो वह केंद्रीय स्तर पर भी उभर आई है। यदि असंतुष्ट कहे जाने वाले 23 नेताओं का समूह अस्तित्व में है तो नेतृत्व की कमजोरी के कारण ही यह भी किसी से छिपा नहीं कि इस समूह के असंतोष का एक बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी अध्यक्ष न होते हुए भी पर्दे के पीछे से उसी तरह काम कर रहे हैं। उनकी समस्त राजनीति ट्विटर पर आधारित है। ट्विटर के जरिए खबरों में तो बने रहा जा सकता है, लेकिन पार्टी को कोई दिशा नहीं दी जा सकती। इसी तरह वैसे बेमेल गठबंधन करके भी पार्टी को दिशा नहीं दी जा सकती, जैसे कांग्रेस ने असम, बंगाल आदि में किए। क्या ये गठबंधन कांग्रेस नेतृत्व की मर्जी के बगैर ही किए गए? यदि नहीं तो फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पैरा वर्तमान परिदृश्य में हम एक ऐसी दुनिया में है जहां परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है और व्यवधान बन चुका है। ऐसे में संगठनों को अत्यंत सतर्क रहने और पहले से कहीं अधिक प्रत्याशित चुनौतियों व प्रतिरोधी स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। एक लीडर से प्रतिकूल परिदृश्यों का अनुमान लगाने, संभावित चुनौतियों को समझने और जल्द से जल्द व्यावहारिक समाधान या कार्य योजना प्रस्तावित करने की अपेक्षा की जाती है। उनसे रणनीतिक परिवर्तनों को लागू करने और आंतरिक व बाहरी दोनों तरह के गतिशील वातावरण के अनुसार न सिर्फ स्वयं को बल्कि उनके द्वारा प्रतिबंधित प्रणालियों को भी लगातार सुदृढ़ करने की अपेक्षा की जाती है। इस तरह की गतिशीलता और लचीलापन किसी भी परिवर्तन की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में आने वाले प्रतिरोध और असुविधा से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायक है। परिवर्तन को लेकर प्रारंभिक असहजता को हमारे जीवित रहने की प्रवृत्ति से समझा जा सकता है, जिसने हमारे पूर्वजों को उनकी जिज्ञासा और कल्पना पर अंकुश लगाकर असामान्य या विचलित परिस्थितियों से दूर रहने में मदद की। जब भी पर्यावरणीय परिस्थितियां काफी हद तक बदली है,
जब भी उन स्थितियों से जिज्ञासा और आश्चर्य के भाव को बढ़ाया है, तब तब यह उदाहरण देखने को मिला है। यह प्रवृत्ति प्रकृति पर नियंत्रण और जीवन शैली में उत्तमता हासिल करने के जुनून में तब्दील हो गई है, क्योंकि नियंत्रित और व्यवस्थित वातावरण सुरक्षा सुनिश्चित करता है। विराम स्टॉप।